अस्सलाम स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 24 में एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का। ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या है? ये असल में हमें इस बात की इंडिकेशन करवाती है कि हमारे पास पहले हुआ करते थे प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट से जो चीज़ अगली बनी है वो क्या बने? यूकैरियोट्स। यानी कि उन प्रोकैरियोट्स से आगे जो चीज़ प्रीपेयर्ड हो रही है वो यूकैरियोट प्रीपेयर्ड हो रहे हैं। किस तरह से यूकैरियोट प्रीपेयर्ड हो रहे हैं? सेकेंडली, प्रोकैरियोट के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती लेकिन वो यूकैरियोट में है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनेली होगी, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली ऑर्गेनेली होगी, ये प्रोकैरियोट में नहीं होती। ठीक है। फिर सेकेंडली, आज कुछ प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनकी वजह से वो मूव करते हैं, जिसे कहा जाता है फ्लैजेला। तो बात कहने की ये कि बेसिक जो प्रोकैरियोट्स हैं इनसे ये चीज़ें बनी कैसे हैं, किस तरह से बनी, उसके मुतालिक जो से वो एंडोसिम्बायोटिक एक हाइपोथेसिस है जिसे हम सिम्बायोजेनेसिस भी कहते हैं। एंडो ये ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका मतलब होता है इनसाइड, सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायो का मतलब होता है लाइफ। दो लाइफ यानी कि यहाँ पर दो जिंदगियां हैं, वो जिंदगियां आपस में मिली, उनके इंटरेक्शन की वजह से आगे मुफ्ती तरह की चीज़ें प्रिपेयर्ड हुई हैं। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का जो ज़्यादातर लिंक है वो किसके साथ है? वो असल में दो ऑर्गेनेलीज के साथ है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और एक क्लोरोप्लास्ट के साथ। हाइपोथेसिस कंसर्न्स द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये किस तरह से यहाँ से इन चीज़ों को इवॉल्व करती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी इसकी अगर बैकग्राउंड की बात कर लें, रशियन एक बॉटनिस्ट था कॉन्स्टेंटिन, 905 से 910 तक इस बंदे ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो सेकेंड पर्सन था जो बेसिकली तौर पर इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर रहा था वो लाइन मार्गुलस था, 1967 की बात है। ठीक है। इनके मुतालिक कुछ एविडेंसेस भी हैं दोनों ऑर्गेनेलीज के मुतालिक, और फिर इसके बाद इनके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि वाकई में ये चीज़ इसी तरह से प्रिपेयर्ड हुई है। ठीक है। अब वो इनके अंदर एविडेंस कौन से हैं? सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर सेपरेट डीएनए होता है, यानी कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं इनका जो डीएनए होता है वो स्मॉलर होता है, जबकि जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है जो बेसिकली तौर पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो लार्जर डीएनए होता है। इनके अंदर वो चीज़ स्मॉलर होती है। पहली बात ये वाला इनके अंदर डिफरेंस आ गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का डीएनए सेम होता है। फिर दोनों ऑर्गेनेलीज के अंदर जो डीएनए है वो मॉडर्न बैक्टीरिया के साथ मैच करता है, जो इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि बेसिकली तौर पर ये दोनों ऑर्गेनेलीज जहाँ से निकली हैं वो क्या है? वो बैक्टीरिया है। फिर तीसरी बात, दोनों के पास एडिशनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया एमटी हम इसे लिखते हैं तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन आ गई, इसकी इनर मेम्ब्रेन, उसके कर्व होते हैं, इन फोल्ड्स बने हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन इसके पास दो होती हैं, आउटर और इनर और। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अगली ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं। ये ऑर्गेनेली, इस ऑर्गेनेली की आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अब ये इसकी आउटर होगी और ये अंदर वाली इसकी होगी इनर। ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और कोई भी ऑर्गेनेली यहां पर डबल मेम्ब्रेन नहीं पोजेस कर रही सिवाय न्यूक्लियर इनवेल्प के। न्यूक्लियस की बात करेंगे, गोल्जी अपरेटस की कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, वो असल में एक प्रोकैरियोट्स था, उस प्रोकैरियोट की अपनी अंदर इन्वेजिनेशंस हुई हैं। वो किस तरह से मैं बताता हूं आपको। तो तीसरी बात ये कि इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। चौथी बात ये, दोनों बेसिकली तौर पर एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। अब दोनों एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे करते हैं? अगर आप इसकी क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले, फोटोसिंथेसिस के जरिए से ये ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहे हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन ये वाली हो रही है। ठीक है। दूसरी बात ये आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या कर रहे हैं? एटीपी की प्रोडक्शन कर रहे हैं।
फोर्थ, दोनों क्या करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए से डिवाइड होते हैं। फिशन एक तरीकाकार होता है जिसके जरिए से ब्रेक होते हैं, और फिर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये चीज़ प्रिपेयर्ड किस तरह से हुई, वो कहता है बेसिकली तौर पर हुआ ये, एक बहुत बड़ा प्रोकैरियोट था, उस प्रोकैरियोट ने एक छोटा सा एरोबिक ऑर्गेनिज्म इनगल्फ कर लिया। यहाँ आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, ये दोनों की एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा प्रोकैरियोट था, उस प्रोकैरियोट ने एक छोटे वाले एरोबिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लिया। वो एरोबिक जो पार्टिकल इन्होंने इनगल्फ किया, बैक्टीरिया इनगल्फ किया, वो अंदर जाकर इस बड़े प्रोकैरियोट के स्टेबल होने लग गया, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। फिर वो जो अंदर छोटा एरोबिक था वो ज्यादा देर तक भी अंदर स्टे ना कर सका, जिसकी वजह से वो चेंज हो गया बहुत जल्द किसके अंदर, एक ऑर्गेनेली में, जिसका नाम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर देखा जाए एक मेम्ब्रेन तो उसके पास मौजूद है, सेकंड मेम्ब्रेन कहां से आई, ये जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है ये होस्ट की होती है। इन्होंने सेकंड मेम्ब्रेन अपने होस्ट से ली हुई है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं इनके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी क्या था, एक सायानोबैक्टीरिया था, सायानोबैक्टीरिया, जिनका सेकेंडली नेम क्या होता है, ब्लू ग्रीन अल्जी, हम इन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन अल्जी। इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, असल में ये बड़ा एक प्रोकैरियोट, उसने इन्हें इनगल्फ कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी अंदर स्टेबल ना हो सका और चेंज हो गया क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ दो बातें, माइटोकॉन्ड्रिया जिन बैक्टीरिया से निकलते हैं इन्हें प्रोटियोबैक्टीरिया कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जहां से निकलते हैं उन्हें सायानोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है। प्रोटियोबैक्टीरिया इन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं, और ये सारे डिजीज काज्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें अगर एग्जांपल ले लें, ई कोलाई, विब्रियो, साल्मोनीला, ठीक है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली तौर पर प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करने वाले होते हैं, ग्राम नेगेटिव जो से होते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जहां से इवोल्व हो रहा है वो सायानोबैक्टीरिया है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसे आप प्लास्टिड का नाम देते हो, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर्ड कर सकते होते हैं। ठीक है। तो ये वाली असल में एक हाइपोथेसिस है, जिस हाइपोथेसिस को वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज कर दिया गया था किसमें, थ्योरी में। इसे कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा फ्लैजेला ये किस तरह से निकला, असल में फ्लैजेला कुछ स्पाइरोकीट बैक्टीरिया थे। वो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया एक स्प्रिंग की तरह के थे, वो बैक्टीरिया बी प्रोकैरियोट्स के अंदर जाके इंजेस्टेड हो गए। उन्होंने क्या किया, अंदर स्टेबल किया और अंदर एक लंबा फ्लैजेला बना दिया जिसे हम आज फ्लैजेला बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हम माहौल से या दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे जेनेटिक्स का हिस्सा नहीं होते, तो हम उनकी बात कर रहे होते हैं, वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी इनहेरिटेड नहीं होते, ये विरासत में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली होते हैं, ये जेनेटिक्स के साथ इनका लिंक ही नहीं होता। तो इसके ऊपर जो चीज़ बहस, मतलब इसके ऊपर जो पर्सन बहस कर रहा है वो कौन है, साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क है, जिसने एवोल्यूशनरी थ्योरी के ऊपर भी वर्क किए हैं। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था वो यही कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम एक्वायर्ड कहते हैं, वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, जिससे आगे चेंज आता है। लेकिन ये बात गलत थी। इसने एक सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं जिराफ पे। इसने कहा जो आज के जिराफ हैं जिन्हें ज़राफ़ा कहते हैं, इनकी गर्दनें पहले छोटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी नहीं होती थी, जिस तरह आज इनकी गर्दनें लंबी हैं। दुनिया का सबसे लंबी गर्दन वाला ऑर्गेनिज्म यही है, यही एक मैमल है। तो उसने कहा जिस तरह इनकी आज गर्दनें पहले ऐसे नहीं होती थी, इनकी गर्दनें होती थी छोटी, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी की होती हैं। ये ज़मीन के ऊपर घास फूस चरते होते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन से घास खत्म होगी, इन्होंने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। जब ये दरख्तों के पत्ते खाने लगे तो कुछ ने अपनी नेक को स्ट्रेच कर लिया। जब इन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया तो उसने कहा जिन्होंने गर्दन को स्ट्रेच किया वो जिंदा रह गए, जिन्होंने नहीं स्ट्रेच किया वो ख़त्म हो गए। अब जिन्होंने स्ट्रेच किया उनसे आगे नस्ल चल पड़ी, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली तौर पर उनके यानी कि ये फिजिकली करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो फिजिकली ट्रेट होते हैं ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। आप बात कर लें सपोज दैट ब्लैक स्मिथ की, जो ज़्यादातर जिसका लिंक होता है हैमर के साथ, उसके बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स जो होते हैं उनकी वेल अडाप्टिव शेप बन जाती है। अगर हम यही कहें
कि वो जो वेल अडाप्टिव शेप वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो जो मसल्स बने हुए हैं वही अगली नस्ल के अंदर पास हो जाएं, ये बात गलत, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बंदा है वो बेसिकली जिम ज्वाइन कर लेता है, उसकी बुनियाद पर उसके मसल्स बन जाते हैं, तो कल अगर हम ये कहें उसकी शादी हो जाती है तो उसकी जो आगे आने वाली नस्ल है उनके अंदर भी शुरू से ही वो मसल्स प्रिपेयर्ड हुए होंगे, गलत बात। फिर एक पर्सन है, उसका पहले बॉडी बाजू, मतलब कि जो उसके बाजू हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक बाजू कट गया। अब अगर हम ये कहें कि वो आगे उसकी शादी हो जाती है तो उसकी नस्ल जो पैदा होगी उसमें भी कटे हुए बाजू होंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें एक्वायर्ड हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कभी भी इनहेरिटेड नहीं होते, वो वरासती नहीं होते, वो अगली नस्ल में पास नहीं होते, क्योंकि उनका जेनेटिक्स के साथ लिंक नहीं होता। चीज़ वही आगे जाती है जिसका जीन्स के साथ लिंक होता है, जिसका जेनेटिक्स के साथ लिंक होता है। तो इस बुनियाद पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो सी है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि बेसिकली तौर पर ऐसा नहीं होता कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अगली नस्ल में पास हो जाएं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस की बात की, और सेकंड टॉपिक में हमने बात की इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बिल्कुल बात गलत है, जो कि आगे पास नहीं होते।